हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ लव सिंह एंड जैसा कि आपको पता है कि हम CDS की पॉलिटी सीरीज़ कवर कर रहे हैं एंड मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो पुटअप किया था जिसमें मैंने आपको एक 88 डे प्लान बताया था कि आपको किस तरीके से चीज़ें कवर करनी है। वो काफ़ी डिटेल्ड प्लान था और उसमें काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो पहले उसे देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर्स यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो बाद में हम ये भी देखेंगे कि UPSC ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 4-5 एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसे बिना किसी डिले के। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने पढ़ा था अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमने अमेंडमेंट पे देखा था आर्टिकल 368 के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। इसमें जब हमने आर्टिकल 368 को देखा था तो उसमें था कि पार्लियामेंट के पास, जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पास कुछ प्रोविजंस थे। ठीक है, पार्लियामेंट के पास कुछ प्रोविजंस थे किसके, आर्टिकल 368 के अंडर, जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला सकते थे। ठीक है, जब हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ रहे थे तो मैंने एक जगह बताया था आपको कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा था राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग इसको कैसे किया था, उसको लेके आए थे ये लोग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया था। ठीक है, और आर्टिकल 368 का यूज किया गया था उसमें। उसके बाद ये हुआ कि कोर्ट में अपील हुई और केस आ गया शंकरी प्रसाद केस। ये हमारा पहला केस है जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट ने कहा भैया पार्लियामेंट के पास, सबसे पहला ये केस था, इसमें कहा पार्लियामेंट के पास ना पावर है। किस चीज़ की पावर है? आर्टिकल 368 की। इससे क्या होगा, इससे पार्लियामेंट जो भी चाहे वो अमेंडमेंट ला सकता है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट चाहे वो पार्लियामेंट ला सकता है आर्टिकल 368 के तहत, उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये बात हुई थी। अब कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दे दिया तो ये केस यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब भैया 17th अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इसने फिर से एक बार कोर्ट में अपील कर, जैसे ही आया फिर से लोगों ने हल्ला किया कि ये अमेंडमेंट सही नहीं है। ठीक है, ये अमेंडमेंट सही नहीं है। इसमें क्या था, इसमें स्टेट्स के रिगार्डिंग कुछ बात कही गई थी, स्टेट्स रेगुलेशन के रिगार्डिंग, एंड उसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया। फिर कोर्ट में अपील हुई, कोर्ट में ये केस बना गोलकनाथ केस। ठीक है, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये केस आया, गोलकनाथ केस। तो जब गोलकनाथ केस आया तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, वो आपके ट्रांसडेंटल एंड इम्यूटेबल फीचर्स हैं। 2 वर्ड इस्तेमाल किए सुप्रीम कोर्ट ने, ट्रांसीडेंटल एंड इम्यूटेबल फीचर्स हैं ये। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो कुछ भी हो जाए, और बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ पे डिफाइंड है? ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कोई भी ऐसी चीज जो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से चेंज कर रही है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। ठीक है,
उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, तो ये बोला, अपने ही केस को ओवर रूल किया। किसने ओवर रूल किया? ओवर रूल किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही केस को। शंकरी प्रसाद ने बोला था पार्लियामेंट जो चाहे कर सकता है, गोलकनाथ ने बोला नहीं भैया, फंडामेंटल राइट्स जो है ट्रांसीडेंटल और इम्यूटेबल फीचर्स हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। अपने ही डिसीजन को ओवर रूल कर दिया। इसके बाद तो भैया जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, पार्लियामेंट एक और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आई। इसमें क्या बोला कि भैया जो आर्टिकल 368 है ना, वो सबसे ऊपर है, तो इसके तहत पार्लियामेंट जो भी चाहे वो कर सकती है। और आर्टिकल 13 क्या था कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को डिनाई करता है या डिफाई करता है, उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। ठीक है, उसकी कोई वैलिडिटी रहेगी नहीं। सो आर्टिकल 13 इसके तहत नहीं आता है, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया। ठीक है, जैसे ही गोलकनाथ केस का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही जजमेंट दिया, फिर आया हमारा केशव नंदा भारती केस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केशव नंदा भारती केस। ठीक है, इसमें पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई। ठीक है, कि भैया हमारा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डिफाई तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे एक गाइडलाइन सी रखी गई कि हाँ, एक नई डॉक्ट्रीन बनी, न्यू डॉक्ट्रीन बनी कि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, इनको आप डिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। और जब ये हुआ तो जो हमारे उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बेसिकली इसलिए पास हुआ था, ये बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड था। ये जो था इलेक्शन से रिलेटेड था। तो ये इलेक्शन किसके? जो हमारी पीएम थी और लोकसभा स्पीकर, इनके इलेक्शन से रिलेटेड था। तो इसमें बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो जुडिशरी है, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो इनके इलेक्शंस को लुक ओवर कर सके। ठीक है, ये बोला गया इंदिरा नेहरू गांधी केस में। ठीक है, अब जब ये बोल दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें अपना वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं भैया, हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर है, हम इसमें इंटरवीन कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि क्या चल रहा है मैटर। इसके तहत फिर से जैसे ही 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला दिया गया। वो क्या था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पार्लियामेंट ने कहा कि आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 368 है, वो सबसे ऊपर है, वो फंडामेंटल राइट्स भी कर्टेल कर सकता है अगर चाहे तो। आर्टिकल 13 उसके अंतर्गत नहीं आएगा, पहली चीज। और कोई भी कोर्ट इंटरवीन नहीं कर पाएगी, कोर्ट के पास इंटरवेंशन का कोई मोड नहीं है, कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती। ये बोला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। जब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो हमारे पास कोर्ट पे केस हुआ, कोर्ट में केस बना मिनर्वा मिल्स केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, अपना जजमेंट दिया कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो पावर है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन इतनी पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। और ऐसा कोई भी एक्ट अगर आता है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, किसी भी फीचर को, उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी। किसके तहत? जुडिशियल रिव्यू के तहत। और अगर लगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से हटा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे नल एंड वॉइड
बता देगी हमारी सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। मिनर्वा मिल्स केस था हमारा, उसमें ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है लेकिन एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ठीक है, जितनी पावर्स उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उतनी ही पावर है और वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। ये बोला गया मिनर्वा मिल्स केस में। फिर हमारे पास आया इसके बाद इसी से रिलेटेड एक वमन राव केस। वमन राव केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो एक डेट बताई गई वो डेट थी 24 अप्रैल 1973। ठीक है, अब 1973 से इधर आ जाओ, क्या केशव नंदा भारती केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक डॉक्ट्रीन बताई गई थी। मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे एक डॉक्ट्रीन बताई गई थी पहली बार कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। हालांकि कोई अभी तक भी कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी जुडिशरी डिफाइन नहीं कर पाई है कि बेसिक स्ट्रक्चर में एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बट वमन राव केस में पहली बार बोला गया कि केशव नंदा भारती केस में जो चीज़ें डिफाइन की गई थी ना, केशव नंदा भारती केस में जो चीज़ें डिफाइन करी गई थी एज बेसिक स्ट्रक्चर और एक डॉक्ट्रीन की बात जो कही गई थी वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। यानी 24 अप्रैल 1973 से हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है केशव नंदा भारती केस में। तो डेट डिफाइन करी गई और वहाँ से हम अपना जो हमारी डॉक्ट्रीन है, बेसिक स्ट्रक्चर्स के जो फीचर्स हैं जो पहली बार डिफाइन हुए केशव नंदा भारती केस में, वहाँ से हमने लिए हैं। ठीक है, सो अभी तक डिफरेंट केसेस, ठीक है, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट वर्डिक्ट्स, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट अमेंडमेंट्स के तहत कुछ बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक कोर्ट ने कहा है कि हम फिगर आउट कर पाए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ये हैं: सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी, ठीक है, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई एक रिलीजन को फेवर नहीं करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी की अलग पावर है, फिर एग्जीक्यूटिव की अलग है और लेजिस्लेशन की अलग पावर है। ठीक है, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेंटर है उसके पास अलग मुद्दे हैं, अलग पावर्स हैं। ठीक है, और जो हमारे स्टेट्स हैं उनके अलग मुद्दे हैं, अलग पावर्स हैं। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेलफेयर स्टेट, यहाँ पे किसकी बात होती है? वेलफेयर स्टेट यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में वेलफेयर स्टेट की बात होती है। जुडिशियल रिव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, बैलेंस्ड बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, राइट, इक्वालिटी, free and fair elections. Then we have independence of the judiciary, limited power of parliament to amend the constitution, that is under article 368. दो क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार पेपर में। effective access to justice, इसकी बात अगेन कहाँ पे आ जाती है? डीपीएसपी में। डीपीएसपी में अभी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस डीपीएसपी का पार्ट कैसे है, सबको जस्टिस मिल सके, हर सेक्शन को जस्टिस मिल सके, इस तरह की बात करी गई है डीपीएसपी में, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, देन आर्टिकल 32, 136, 141, 42, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 32, दैट इज सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो और रिट्स इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। फिर आर्टिकल 226, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो आप और हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है। इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनेगा अगर हम देखें तो, अब जो यूपीएससी है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया
कि भैया 4 केसेस दे दिए यहाँ से उठा के उसने, 6 है ना, ये 6 केसेस में तुमको 4 केसेस उठा के दे दिए। अब उनसे बोला कि इनका ऑर्डर बताओ, किस ऑर्डर में ये आए हैं। ये पूरा था हमारा अभी तक का बेसिक स्ट्रक्चर। छोटा सा वीडियो ही रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं यार, ठीक है, क्योंकि और तुम्हें लग रहा होगा ये कैसे याद रहेंगे, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, 1 या 2 बार तुम वीडियो देख लोगे ना, और दैट टू अगर तुम इसको 1.5 पे चलाओ तो मज़ा ही आ जाएगा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एक बार टेलीग्राम पे जाना। नेक्स्ट इन लाइन वी आर कमिंग विद पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, इसमें कई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं तो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, PYQ भी और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी, दोनों ही सॉल्व करेंगे। एंड पेपर से पहले इतने कॉन्फिडेंट होके जाएंगे कि पॉलिटी में तो मचा के ही आना है, ठीक है। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वीडियो चेकआउट कर लेना यार जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है और बताया हुआ है कि 88 डे प्लान आपका यहाँ से क्या रहने वाला है, वो जाओगे आपको मिल जाएगा। तो उस पर मैंने एक एक्सेल शीट दी हुई है, उस एक्सेल शीट को देखना, फॉलो करना, उसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट मटेरियल मिलेगा और तुम फिगर आउट कर पाओगे कि तुमको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है नेक्स्ट 85-87 डेज में। तो यार इसी के साथ हम चलते हैं। रिमेंबर द नेम, दैट इज लव सिंह, एंड ऑल्सो रिमेंबर द चैनल्स नेम, दैट इज डिफेंस स्कोर, ये दिल मांगे मोर। चलो, ओके, बाय देन।